नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे बाल बाल बचे नौनिहाल। इससे पहले आ रही है सीतापुर से बड़ी खबर। सीतापुर से आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मनरेगा घोटाले में शामिल बीडीओ पर गाज गिरी है और बीडीओ श्रीश गुप्ता पर गाज गिरी है। आपको ये भी बता देते हैं कि मनरेगा घोटाले में के न्यूज ने बड़े सवाल उठाए थे। 12 बजे के कार्यक्रम यानी कि मुद्दे की बात में बड़ा असर ये देखा जा रहा है और बड़े सवाल उठाए गए थे इस कार्यक्रम में। और मुद्दे की बात में प्रमुखता से जो खबर पर असर हुआ है, प्रमुखता से सवाल उठाए गए थे और मनरेगा घोटाले को लेकर के जो सवाल उठाए गए थे उस पर ये बड़ा असर देखा जा रहा है। खंड विकास अधिकारी पर कार्रवाई हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि उस समय खंड विकास अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। खबर उठाने के बाद शासन स्तर पर खलबली मच गई और के न्यूज की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला। असर ऐसा हुआ कि बीडीओ महमूबाबाद हटाए गए और बीडीओ के कार्यों की जिम्मेदारी बिस्वा के बीडीओ अब संभालते नजर आएंगे। तो विवेक कटियार को बीडीओ की जिम्मेदारी मिली है, महमूबाबाद का इंचार्ज बनाया गया है, अब चार्ज संभालते नजर आएंगे। तो सीतापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि जहां पर के न्यूज की खबर का ये बड़ा असर है और कुछ दिन पहले ही मनरेगा घोटाले को लेकर के न्यूज ने ये खबर उठाई थी और प्रमुखता के साथ चलाया था, जिस पर ये बड़ा असर देखा जा रहा है। और अपने इस खास कार्यक्रम यानी कि मुद्दे की बात में इस खबर को उठाया गया था। कहां घोटाला हुआ, कैसे घोटाला हुआ, मनरेगा के तहत किस तरह से घोटाला किया जा रहा था, तमाम मुद्दों को लेकर के, तमाम सवालों को लेकर के मुद्दे की बात में इस खबर को उठाया और इस खबर का जो कि असर है वो भी देखने को मिल रहा है। खंड विकास अधिकारियों को फिलहाल हटा दिया गया है। दीपक गुप्ता इसी खबर पर है। दीपक, पूरी जानकारी जो है अपडेट के साथ बताइए, क्योंकि इस खबर का असर देखने को मिला है मुद्दे की बात में जो कि हमने चलाई थी खबर, और के न्यूज की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनरेगा घोटाले का जो मामला था वो महमूदाबाद विकास खंड से निकलने के बाद शासन प्रशासन ने कार्रवाई में तेजी तो दिखाई, लेकिन आनन फानन में उन्होंने जो मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी था उस पर कोई कार्रवाई नहीं तय की और उनको मात्र एक स्पष्टीकरण का नोटिस दिया गया था। जिसके बाद के न्यूज सवाल आए थे कि आखिर विकास खंड दफ्तर में बैठे मुख्य जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए जब मामले की जांच की गई तो पाया गया कि शासनादेश के नियमों को किनारे कर बीडीओ ने इस घोटाले में अपनी कहीं ना कहीं भूमिका को संलिप्त रखा था। जिसके बाद शासन ने निर्देश दिए और जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए सुबह ही बीडीओ महमूदाबाद को उनके पद से हटा दिया है और यह एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर के पूरे जिले में यह चर्चा बनी हुई है कि 74 लाख रुपए के मनरेगा घोटाले के मामले में जो 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद यह हुई कार्रवाई भी एक बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल दीपक, देखने को भी मिल रहा है कि बड़ी कार्रवाई हुई है और इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता के साथ मुद्दे की बात कार्यक्रम में उठाया था। पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर बता रहे हैं इस वक्त की के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है और मुद्दे की बात में चलाई गई थी खबर, जिसका असर मनरेगा घोटाले को लेकर के देखने को मिला है। अब बात करेंगे बाल बाल बचे नौनिहाल। बागपत से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर बागपत में जूनियर कन्या हाई स्कूल में आज क्लास की छत ढह गई और इसी के साथ गनीमत ये रही कि बच्चे प्रार्थना सभा में थे और इसलिए किसी को क्षति नहीं हुई। प्राचार्य का कहना है कि अफसरों को बताया है स्कूल जर्जर है, शिफ्ट किया जाए, पर इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई भी स्कूल प्रशासन की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आलम यह है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर जर्जर हालत स्कूल की देखी गई और जर्जर स्कूल की छत गिरती ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जब ये छत गिरी उस समय बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये माना जा रहा है, स्कूल की जो इंचार्ज है उनका कहना है कि गनीमत ये रही कि अगर उस समय बच्चे पढ़ाई कर रहे होते तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। हमारी जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है और इसके बारे में अधिकारियों को पूर्व में कितनी बार अवगत कराया जा चुका है। एक हफ्ते पहले लगभग बीएसए मैडम और एसडीएम सर भी देखने आए थे। उन्होंने कहा था कि विद्यालय में से बच्चों को अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाए हैं।
और आज जो है ये हादसा हुआ, सभी बच्चे टीचर प्रार्थना सभा में थे, इसलिए सब बाल बाल बच गए। और इसी के साथ ही आपने सुना जिस तरह से मंजू रानी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत की लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के साथ ही नगर पालिका के कर्मी का क्या कहना है ये भी आपको सुना देते हैं। ऐसे हुआ कि मैं सुबह के टाइम कभी कभी स्कूल में चक्कर लगा देता हूँ साफ सफाई देखने के लिए, बच्चों को पानी के लिए कि ठंडा पानी चल रहा है फ्रिज में नहीं। तो आज मैं जैसे मौके पर आया तो प्रेयर चल रही थी स्कूल की, तो टीचर्स ने मुझे भी कहा कि आप प्रेयर में थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए खड़े हो जाइए। उसके बाद देखता हूँ प्रेयर ख़त्म होती है, एकदम लेंटर की जो ऊपर की कमरे की लेंटर है वो नीचे गिरने लगा, कई सारी ईंटें गिर गई। अगर कोई हादसा हो जाता तो इसलिए फिर मैंने बच्चों को कहा कि आप इधर की साइड हो जाइए और फिर हमने बच्चों की छुट्टी कर दी। इससे पहले की शिकायत करी है स्कूल के किसी की? मैंने कई बार मैडम से शिकायत कराई है, जिलाधिकारी को भी कई बार मैंने, और बीएससी मैडम को भी। अब कोई अधिकारी आया है यहाँ पे? एसडीएम साहब आए थे 7-8 दिन पहले, तो उन्होंने ये बोला था कि हम जल्द से जल्द इस चीज़ का निवारण करेंगे और इस बिल्डिंग को बनाने में आप लोगों की सहायता करेंगे। तो आप सुन रहे थे जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदार है उनका कहना है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जिस तरह से मंजू रानी जो कि स्कूल की इंचार्ज, उनका कहना था कि कई दफा शिकायत की बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आलम ये रहा कि बच्चे उस समय नहीं थे जब ये छत गिरी। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं बागपत से। बागपत में उस समय की ये तस्वीर है जब बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, और ये आलम देखा जा रहा है कि स्कूल निर्माण में किस तरह से जो सामग्री है जिसका प्रयोग किया गया इमारत को बनाने में, स्कूल के निर्माण में, उस सामग्री को आप देख सकते हैं कि किस तरह से छत की जो जर्जर हालत है, स्कूल की जो जर्जर स्थिति है, इससे आप आकलन कर सकते हैं कि किस तरह की लापरवाही ज्ञान के मंदिर में बरती जा रही है। तो बच्चे जो कि नौनिहाल है उनकी जान भी बाल बाल बची है, और प्रार्थना कर रहे थे उस समय बच्चे जब छत गिरी है स्कूल की। और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि बारिश का मौसम है, और इस मौसम के समय और इस समय ये भी समझने वाली बात है कि ऐसी स्थिति में जो जर्जर इमारतें होती हैं, जब जो इमारत होती है जर्जर हालत में, उसके गिरने की जो संभावनाएं होती हैं वो कहीं ज्यादा हो जाती हैं। तो ऐसे में संभलने की बात होती है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। तो कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और श्वेता दुबे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, कुलदीप पंडित संवाददाता बागपत से हैं, और एचएन उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे पूरी अपडेट क्या है। कुलदीप, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जी वंदना, आपको बता दूं कि बागपत के कन्या जूनियर हाई स्कूल का पूरा मामला है। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत की थी और उनको पूरी जो बिल्डिंग थी इसकी जर्जर हालत से उनको अवगत कराया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही थी, जिसका आज खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ सकता था। जब बच्चों की प्रेयर हो रही थी तो उस समय एक बड़ा हादसा हुआ, और वो जो छत थी, स्कूल की जो छत थी, वह अचानक से गिर गई। और वहां पर गनीमत ये रही कि बच्चे अंदर नहीं थे, केवल प्रेयर में थे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर रही है। जी वंदना। हाँ बिल्कुल कुलदीप, सवाल तो खड़े कर रही है, लेकिन इमारत जिस तरह से जो स्कूल निर्माण को लेकर के उपयोग में लाई जाने वाली जो सामग्री होती है उस पर बरती गई लापरवाही भी देखी जा रही है। ये जानना चाहेंगे कि स्कूल का निर्माण कब किया गया था, जिस तरह की हालत इस समय देखी जा रही है एक आकलन के मुताबिक। बिल्कुल वंदना, ये आपको बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और इसकी बार जैसे इसकी मरम्मत कर दी जाती थी, तो उससे जो बरसात शुरू होती है, तो बरसात से पहले भी जो तहसील के अधिकारी हैं, जो नगर पंचायत के अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, उन सब तमाम अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी, सूचना देने के बाद निरीक्षण करने के लिए तो अधिकारी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जो है अमल नहीं किया गया, इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया, और ना ही इसको जो है मरम्मत के लिए उन्होंने यहाँ से कोई फाइल यहाँ से जारी की है, और ना ही इस पे कोई उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, या किसी भी तरीके से इसमें पूरी तरीके से लापरवाही देखी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री को भी इस पूरे मामले से संज्ञान कराया गया था,
जनपद के जो जिलाधिकारी है उनसे भी हमारी बात हुई है, जो जितेंद्र प्रताप सिंह है उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका कहना है कि जिन अधिकारियों ने इसमें लापरवाही की है उनके खिलाफ जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जांच की हर बार की जाती है। कुलदीप, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। श्वेता दुबे जी, आपसे जानना चाहूंगे कि जांच की बात हर बार देखी जाती है, कोई भी बड़ी घटना होती है सिर्फ ये आ जाता है कि जांच की जाएगी, लेकिन घटना के बाद ही क्यों? पहले आपको शिकायत दी जाती है तो आप उस पर अमल क्यों नहीं करते? क्या आप भी इंतजार करते हैं कि घटना हो उसके बाद कार्रवाई की बात करके मामले को रफा दफा कर दिया जाए? एक मामला नहीं, कई दफा कई ऐसे मामले आ चुके हैं और बारिश के दौरान तो जाने कितने ही मामले ऐसे आते रहते हैं। जब भी जून में लास्ट वीक में विद्यालय खुलते हैं सरकारी, तो उससे पहले ही विद्यालयों का रंग रोगन और पुनः जो मरम्मत का कार्य होता है और निर्माण कार्य होता है वो समाप्त कर दिया जाता है और इसके लिए शासन धन आवंटित करता है। तो ये विद्यालय जबकि इतना जर्जर अवस्था में था और एसडीएम साहब ने भी इसका दौरा किया और फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो ये सीधे सीधे लापरवाही का मामला है। मतलब टीचर्स इंचार्ज के द्वारा बराबर कहा गया और नगर पालिका के जो अधिकारी थे उन्होंने भी बड़ा संज्ञान लिया और देखा है और आज भी वो घटना स्थल पर मौजूद थे बाई चांस। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये रही कि कोई भी बच्चा हताहत नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है और उन्होंने स्पष्ट लापरवाही दृष्टिगोचर होती है। अगर अधिकारी अगर जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, लापरवाही उनकी तरफ से अगर की जा रही है आपके मुताबिक, तो इस पर कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदारी उठाएगा, किससे कही जाए? देखिए ये जिसकी जैसे जिलाधिकारी है, एसडीएम है और हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है। जैसा कि अभी आपके संवाददाता ये बता रहे थे कि ये मुख्यमंत्री जी से भी ये कहा गया, लेकिन सोच लीजिए आप कितने निरंकुश हैं अधिकारी की, जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस विषय पर। और यहाँ तक कि आप गांव तक के सबसे बहुत जैसे कहना चाहिए इंटीरियर गांव में भी देख लीजिए, विद्यालय तभी खुलता है जब उसका रंग रोगन हो जाता है, उसका मरम्मत हो जाती है। तो ये विद्यालय क्यों रह गया, ये भी एक जांच का विषय ही है। और ये कह देना कि जांच के बाद रिपोर्ट नहीं आती, कार्रवाई नहीं होती, अभी आप दिखा रहे हैं कि आप ही के चैनल के उससे तुरंत कार्रवाई हुई है। हमारी सरकार में ये संभव नहीं है। लेकिन देखिए इतना बड़ा वही मैंने पहले ही बात बोली कि जब घटना हो जाती है, जब खबर चल जाती है, सामने आ जाती है, उसके बाद ही कार्रवाई क्यों होती, शिकायत होने पर क्यों नहीं होती? आपके पास लौटेंगे। एचएन उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक जिस तरह से लापरवाही तो देखी जा रही है, सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन तस्वीरें वही होती हैं, विपक्ष भी लगातार जो सत्ता पक्ष पर है हावी होता रहता है, लेकिन ये तस्वीर जस की तस हमेशा से ही बनी रहती है, ऐसा क्यों है? देखिए वंदना जी, किसी भी देश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रमुख मुद्दे होते हैं देश के विकास के मानव को रखने के लिए। जो हमारा ये बजट अभी पारित हुआ है, संसद में पेश हुआ है, उसमें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पर सबसे कम ध्यान दिया गया है, बल्कि नहीं के बराबर संभवतः बजट घटा भी दिया गया है। अब देखिए, जैसा कि श्वेता जी ने कहा, स्कूल जून में खुल जाता है, उसके पहले रंग रोगन हो जाता है, तो ये क्यों नहीं हुआ शुरुआत में? और ये अधिकारियों पर ठोक दे रही, अधिकारियों की गलती है। अरे सरकार की गलती नहीं है, सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय के सचिवालय वो क्या कर रहे हैं, और जिले के डीआईएस हों ये क्या कर रहे हैं? स्कूलों के स्थिति, बच्चों के, नौनिहालों के जिंदगी से खेला जा रहा है। इस सरकार में कोई व्यवस्थित कार्य हो ही नहीं रहा है, चाहे शिक्षा के विद्यालय हो, चाहे स्वास्थ्य के केंद्र हो, वही है। और श्वेता जी हमेशा अधिकारियों को दोष दे देती है कि कार्रवाई होगी। अरे भाई, इनके से ऊपर भ्रष्टाचार है, जैसे कि इनके मंत्री, विधायक सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। हर जगह मामला वही जहाँ भरोसे चल रहा है, कोई नहीं कुछ सुनवाई है। यहाँ पर आपने बताया कि प्रधानाचार्य द्वारा सूचना दिया गया, फिर भी इस जर्जर विद्यालय का मरम्मत नहीं हुआ। क्यों नहीं मरम्मत हुआ? ये तो संजोग है कि प्रार्थना चल रही थी, इसलिए किसी बच्चे को हताहत या जान माल की सुरक्षा नहीं हुई, जान की असुरक्षा नहीं हुई। अगर बाई चांस प्रार्थना नहीं हुआ होता, विद्यालय स्कूल चल रहा होता, तो कौन जिम्मेदारी लेते? ये अधिकारियों को डाल देती कि अधिकारी लापरवाह है। तो इस सरकार में कोई चाहे व्यवस्थित सरकार जो है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की है, ये लोग अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। स्कूल से क्या मतलब है, शिक्षा से क्या मतलब है, स्वास्थ्य से क्या मतलब है, इससे उनको कुछ एचएन उपाध्याय जी, भ्रष्टाचार तो देखा ही जा रहा है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन जिस तरह की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं,
मुद्दे की बात में कि जिस तरह से स्कूल की जो जर्जर हालत है और जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, आलम ये रहा कि बच्चे जो हैं बाल बाल बचे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं बाल बाल बचे नौनिहाल। जिस तरह की तस्वीर बागपत से निकलकर सामने आई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही किस स्तर तक बरती गई है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, संवाददाता भी हमारे साथ है। कुलदीप, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप विजय दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी डॉक्टर R.A. उस्मानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि घटना जब सामने आई इसके बाद क्या कार्रवाई की गई है, किस पर कार्रवाई की गई है? अब लग कौन है? ये न्यूज चैनल चलाओ, टीवी फरमाए देखो। अनम्यूट कर लीजिए कुलदीप। जी वंदना, आपको बता दूं, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह से स्कूल की जर्जर बिल्डिंग के विषय में अधिकारियों को अवगत कराया गया था, तो उसमें बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई थी। हालांकि सभी मतलब बच्चे जो थे वो प्रेयर में थे। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, बाल बाल बच्चे बचे हैं। लेकिन उसके बाद जब सूचना देने के बाद भी, क्योंकि जो मैनेजमेंट थी, मैनेजमेंट की कमेटी ने ही जो जिले प्रशासन के अधिकारी उनको अवगत करा दिया था और बताया गया था कि बरसात से पहले इसकी मरम्मत होनी जरूरी है, तो उसमें उसकी कोई मामले की जांच नहीं की गई और उसके बाद ये एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा है। हालांकि घटना के बाद वहां पर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसील के जो अन्य कर्मचारी थे, तहसीलदार वगैरह, लेखपाल वगैरह, कानून वगैरह और बेसिक शिक्षा अधिकारी जो थे वो वहां पर पहुंचे हैं और पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है और पूरे मामले पर जो जिस अधिकारी की लापरवाही बताई जा रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा है, तो अगर ये बच्चे अंदर होते तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जांच के बाद, अभी घटना के बाद ही, वारदात के बाद ही या फिर इस तरह के हादसे के बाद ही जांच उठती है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी वंदना। बिल्कुल कुलदीप, यही बड़ी बात है कि जब कोई घटना हो जाती है प्रशासन स्तर पर तभी जागृति अवस्था में देखा जाता है और तभी खबर भी उठती है और सभी अपनी अपनी दलीलें देना भी शुरू कर देते हैं। फिलहाल विजय दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तस्वीर कोई नई तस्वीर नहीं है। पिछले दिनों भी हमने ऐसी ही खबर उठाई थी, जर्जर इमारत की खबर उठाई थी। ना जाने ऐसी कितनी ही खबरें आती रहती हैं जिसको हम प्रमुखता के साथ उठाते रहते हैं। आलम ये रहता है कि जो प्रशासनिक स्तर पर अगर बात करें तो सिर्फ कार्रवाई की बात ही कह करके मामले को इधर उधर कर दिया जाता है, कार्रवाई नहीं होती, फिर उसके बाद दूसरी तस्वीर फिर वैसी ही निकल कर आ जाती है। लापरवाही क्यों? लापरवाही अगर बढ़ती भी जा रही है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और कार्रवाई करने की बात भी अगर नहीं करनी है तो बात क्यों की जा रही है? सीधे स्पष्ट मना कर देना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे, हाथ खड़े कर देना चाहिए। देखिए वंदना जी, ये दरअसल सरकारी स्तर पे जिस प्रकार से चीजों को डील किया जाता है, आमतौर पे देखा जाता है कि भाई जो समस्याएं स्कूल पहले अपने यहाँ जिले में फॉरवर्ड करते हैं, अपने शिक्षा के DIO को भेजते हैं या जो भी उसका इंचार्ज उस वक्त का जिला विद्यालय निरीक्षक, तो होना ही चाहिए कि उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। कारण ये कि अब जो मौसम है खासतौर पे बरसात का, उसमें ये जो बिल्डिंगें बहुत जर्जर हैं, जिन विद्यालयों की स्थिति बहुत मतलब भवनों की स्थिति बहुत खराब है विद्यालयों के, तो ये जो है बरसात में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसकी संभावनाएं आमतौर पर रहती है। और इसकी जानकारी चूंकि स्थानीय स्तर पे, जिला स्तर पे अधिकारियों को होती है, तो वो कार्रवाई समय पर होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को जिस प्रकार का अभी उनकी जान माल की स्थिति पैदा हो गई, या ये हो गया कि भाई प्रेयर कर रहे थे, मान लीजिए अगर प्रेयर नहीं कर रहे होते, स्कूल चल रहा होता, तब सोचिए कि अगर छत गिरती तो क्या होता। तो ये बच्चों के साथ में आपको इस प्रकार का लापरवाही भरा बर्ताव करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे भेजते हैं स्कूल में, वो सुरक्षित तौर पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं और पूरी तरह से उनका जो है एक सारा दारोमदार जिस वक्त बच्चे स्कूल में होते हैं तो वो स्कूल प्रशासन पे होता है,
तो सरकारी स्तर पे अगर लापरवाही हो रही है तो निश्चित तौर पे एक बहुत गंभीर मामला है। और बच्चों के साथ जो खिलवाड़ है उसको बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, दोनों ही चीजें हैं, और उन परिवारों के साथ भी है जिनके कि बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये सरकारी स्कूलों का ये नजरिया, देखिए हमारे यहाँ पर जो सिस्टम में ये प्राइवेट सेक्टर जो घुसा है उसका रीजन भी वही है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो स्कूल बच्चों के लिए बहुत केयरफुल रहते हैं और निश्चित तौर पे उनके यहाँ फीस भी ज्यादा अभिभावक देते हैं। लेकिन इन स्कूलों से लोगों का ध्यान इसलिए हटा है क्योंकि एक तो शिक्षा का स्तर जो है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कई बार, और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से रखरखाव है, विद्यालयों का रखरखाव है, इवन जो बहुत सारे स्कूलों में मिड डे मील कर दिया जाता है, उनकी स्थिति जो देखने में आती है, बीच में जो शिकायतें आती हैं वो ये बताती है कि जो स्तर है वो मेंटेन नहीं किया गया, जो लेवल था, जो स्टैंडर्ड था उसको फॉलो नहीं किया गया। क्योंकि हर जगह पे विद्यालयों के लिए भी चाहे स्कूलों के लिए एक हर विभाग के हर तरीके से अपनी एसओपी होती है, तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो अगर किया जाएगा तो ये स्थितियां पैदा नहीं होंगी। और लेकिन अगर नजरिया ऐसा रखते हैं कि भाई ये तो सरकारी मामला है, तो अब उस नजरिए से तो हमेशा ये गड़बड़ होगी कहानी। और जिन बच्चों के साथ में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, इस बात का आपको कोई राइट नहीं मिला हुआ है। आप तनख्वाह लेते हैं, लोगों के टैक्स से मिले हुए पैसे से जो बजट मिलता है उससे तनख्वाह मिलती है, तो आप हमारे पैसे को लेकर के हमारे बच्चों के साथ ही उनके साथ में इस प्रकार से असुरक्षा। बिल्कुल विजय जी, जिस तरह से देखा भी यही जा रहा है कि आखिर इस पर पलीता कौन लगा रहा है। बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, और कौन किस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और किस पर नहीं की जानी चाहिए। शिकायत जो की जाती है, शिकायत पर अमल क्यों नहीं लाया जाता? मौके पर जब कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति है, शायद अगर शिकायत पर अमल लाया जाए तो ऐसी स्थिति ना हो। उस्मानी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं निकल करके, बच्चे तो ये कह रहे हैं कि प्रार्थनाओं में दम था तभी हम बच गए, अगर प्रार्थना में दम ना होता तो शायद हम वहीं पर होते और हमारी स्थिति कुछ और होती। देखिए वंदना जी, ये घटना बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। अगर बाई दिव्य उसमें प्रार्थना ना हो रही होती, हल्की बारिश हो रही होती और बच्चे उस भवन के अंदर होते, तो आप कल्पना कीजिए क्या हालात होते, कितने बच्चे इंजर्ड होते, कितने की मृत्यु होती। और इसमें सीधे सीधे जो है उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है पूरे उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक विद्यालय के भवन है, जूनियर हाई स्कूल के जो भवन है, जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, उनकी स्थिति बहुत जर्जर है। अधिकारी जो है बजट का सब बंदरबाट कर रहे हैं, पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। प्रधानाचार्य लगातार, वहाँ की जो प्रधानाध्यापक थी वो लगातार डिमांड कर रही थी बिल्डिंग कमजोर है, बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग बनाई जाए, लेकिन उसके बाद भी उसको नजरअंदाज किया गया। ये इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं पूरे प्रदेश में। वो तो दिखा रहे हैं उस्मानी जी, वो तो हम बता ही रहे हैं कि जो लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और आखिर ये भ्रष्टाचार रुकेगा कब? क्योंकि स्कूल ज्ञान का मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जहां पर नौनिहाल शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार रुकने की अगर बात करें तो कब रुकेगा? क्योंकि सरकारें आती और चली जाती हैं और हर सरकार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती नजर आती है। दलाल घूम रहे हैं, बिना दलाल के कहीं कोई काम नहीं हो रहा है और सरकार की किरकिरी हो रही है। आपने पार्लियामेंट के चुनाव में लोकसभा के देख लिया, अगर ये सरकार ठीक काम कर रही होती तो ये हमारी समाजवादी पार्टी से परास्त तो नहीं होती। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक नंबर की पार्टी है। 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं और ऐसे निरंकुश अधिकारी जो इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं जनता के साथ, उनका नाम भी डायरी में नोट किया जा रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी स्थिति यही देखी गई, हम वही बराबर कह रहे हैं आपसे।
कि सरकारें आती और चली जाती, स्थिति जस की तस बनी रहती है, तो आप अपनी सरकार का गुणगान मत करिए कि जब आपकी सरकार थी तो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। सभी की सरकारों में ऐसा ही देखा जाता है, लेकिन आलम यह रहता है कि स्थितियां वैसी ही हो जाती है। खबर उठाते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई होने के नाम पर सिर्फ कार्रवाई करने की बात ही की जाती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं बाल बाल बचे नौनिहाल, जिस तरह की हालत देखी गई, तस्वीर आपको दिखाई कि जर्जर इमारत स्कूल की। बच्चे उस समय प्रार्थना कर रहे थे। गनीमत रही कि अगर प्रार्थना ना कर रहे होते, स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते, तो स्थिति कुछ और होती, तस्वीरें भी कुछ और होती। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।